अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? इस्लाम है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। कल के लेक्चर से किसी का कोई क्वेश्चन है? नो मैम। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर से तो फिर वो काइंडली बता दें। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबके लिए? यस मैम। यस मैम। अच्छा, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक के लेक्चर्स के लिहाज से तो फिर हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं आगे। यस मैम। अच्छा, अभी हमने रिसेंटली पढ़ी है डाटा टाइप। डिफरेंट डाटा टाइप्स को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप पढ़ी, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट भी। अब हम कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे जिससे हमारा प्रोग्राम थोड़ा बेहतर हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं और वो हैं कंडीशंस और लूप्स। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशंस और लूप्स हमेशा होते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। कंडीशंस पाइथन में भी होती हैं जिनको हम इफ स्टेटमेंट भी कहते हैं। अच्छा, एक और चीज, अगर मेरी आवाज कहीं पे लगे कि कम है आवाज या फिर डिस्टॉर्शन है तो आप लोग काइंडली मुझे बता दें फौरन, ताकि उसका मैं कुछ कर सकूं फिर। अच्छा, कंडीशंस यूज होती हैं पाइथन में भी। कंडीशन क्या होती है? इसके नाम से भी पता चल रहा है कि कोई एक हमने कंडीशन दे दी है, फिर अगर वो फुलफिल हो ना हो तो उसके लिहाज से नेक्स्ट काम हो। तो कंडीशंस के लिए हम कुछ कीवर्ड्स यूज करते हैं, इफ, एलिफ, एल्स। जैसे यहाँ पे ये कि दो वेरिएबल्स हैं, अगर ए बी से छोटा है तो प्रिंट कर दो हेलो देयर। आप लोगों ने ये देखा होगा, हमने जब ऑपरेटर्स पढ़े थे तो उसमें हम लोग करते थे कि प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी और लेस देन बी। हम लोग ए को और बी को कुछ वैल्यूज असाइन करते थे। और उसके बाद फिर ये प्रिंट हम लोगों को बुलियन वैल्यू देता था। तो ये तो हम लोगों को सिंपल पता चल गया कि ठीक है, ए हमें पता चला कि ए बड़ा है या छोटा है, वो हमें ट्रू फॉल्स दे भी देगा। अब हम इसी को कुछ और भी तो किसी और तरह से यूज कर सकते हैं कि अगर ए बड़ा हो तो फिर ऐसा हो जाए, अगर ए छोटा हो तो फिर ऐसा हो जाए। तो वो हम कंडीशंस में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे इफ का अगर मैं आपको बेसिक सिंटेक्स बता दूं पहले। इफ का सिंटेक्स ये है कि आपने इफ कीवर्ड यूज करना है, उसके बाद कंडीशन अपनी लिखनी है। कंडीशन वो कंडीशन होगी जिसको इंटरप्रेटर ने चेक करना है कि क्या ये कंडीशन ठीक है या नहीं। अगर वो कंडीशन ठीक है तो फिर क्या हो, फिर स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए। ये जो चीज होगी जो इफ के अंदर हम लिखेंगे वो होगा इफ की स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट तब प्रिंट होगी जब कंडीशन ट्रू होगी। सिंटेक्स इसका सिंपल ये है कि इफ कीवर्ड हमने यूज किया, उसके बाद हमने कंडीशन लिखी, उसके बाद कॉलन, कॉलन के बाद हमने फिर प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी है कि अगर ये या फिर जो भी हम करना चाह रहे हैं कि ये अगर कंडीशन फुलफिल होती तो उसके बाद जो चीज हम करवाना चाह रहे हैं इंटरप्रेटर से वो हमने स्टेटमेंट के तौर पर लिख दी। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताऊं सिंटेक्स के रिलेटेड। हम लोग जब सी प्लस प्लस पढ़ते हैं तो उसमें या अक्सर बाकी लैंग्वेजेस होती हैं उनमें कंडीशंस में ऐसा होता है कि इफ के बाद फिर आप कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं और उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो चीज होती है वो आपकी स्टेटमेंट होती है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में कर्ली ब्रेसेस यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंडेंटेशन यूज होती है। इंडेंटेशन यानी कि ये स्पेस यू बताती है कि हाँ ये जो चीज है प्रिंट ये किसके अंदर आ रहा है, ये इस इफ के अंदर आ रहा है। मैं आपको सिंपली ये प्रोग्राम रन करके दिखाती हूँ। इसमें ये था कि ए 3 है, बी 5 है। इफ कंडीशन ये है कि अगर ए छोटा है बी से, जो कि एक्चुअली है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या हो, प्रिंट कर दें हेलो देयर। उसने पहले इंटरप्रेटर ने आके देखा, इफ स्टेटमेंट को पढ़ा, इफ की कंडीशन को पढ़ा, कंडीशन ट्रू है तो वो इंटरप्रेटर इफ की स्टेटमेंट में आ गया। स्टेटमेंट में आ गया तो उसने देख लिया कि अच्छा ठीक है, प्रिंट कर दो हेलो देयर को।
लेकिन अगर हम इधर इंडेंटेशन नहीं डालते तो इसका मतलब है कि हमने इफ की कंडीशन दी और उसके बाद स्टेटमेंट नहीं दी, और ये प्रिंट वैसे भी प्रिंट है जैसे हम नॉर्मली प्रिंट का फंक्शन यूज कर रहे होते हैं, तो हमें एरर भी दे रहा है। और एरर ये है कि एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक, कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमें एक ब्लॉक मिलता जिसमें इंडेंट होता। अब इंडेंट से जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, हम यहाँ पे 4 स्पेसेस यूज करते हैं जो कि एक टैब से भी हमें मिल जाती है। वो इंडेंट हम इफ के लिए यूज करते हैं। इफ का आपको समझ आया कि एक्चुअली काम क्या है इफ स्टेटमेंट का, हम लोग कंडीशंस क्यों यूज करते हैं? यस मैम। जी मैम। अच्छा, इससे आगे एक स्टेप है जिसको हम लोग कहते हैं एलिफ और एल्स। अब ये क्या चीजें हैं? मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। हम लोग फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई चीज मंगवानी है किसी से, मैं आप में से किसी को कहूंगी कि आप लोग जाएं मार्केट में, आप ऐसे करें कि पिंक कलर का कोई चीज ले आए, पिंक बैग ले आए। अगर पिंक बैग आपको मिलता है तो आप वो ले आए। अगर आपको पिंक बैग नहीं, वो अगर आपको पिंक बैग मिलेगा तो आप ले आएंगे। उसके बाद फिर मैं मजीद आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी कि अगर आपको ब्लू मिलता है तो आप ब्लू भी ले आए, कि अगर आपको ग्रीन भी मिलता है तो आप ग्रीन भी ले आए। 3 कंडीशंस होगी। और फिर एंड पे मैं कह देती हूँ कि अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं मिलता, ना पिंक ना ब्लू ना ग्रीन, तो आप ऐसे ही वापस आ जाएं, आप कुछ भी ना लें। ये चीज हम लोग पाइथन में भी कर सकते हैं। अब इसमें हमने क्या किया था, पहले एक कंडीशन दी थी पिंक बैग की, दूसरी कंडीशन ब्लू बैग की, तीसरी थी ग्रीन बैग। फिर मैंने कहा कि चलो अगर इन तीनों में से कोई भी फुलफिल नहीं होती, कुछ भी नहीं अगर मिलता आपको, तो आप ऐसे ही वापस आए। तो वो थी चौथी कंडीशन। यही चीज होती है एलिफ और एल्स में। अगर एलिफ का काम ये है कि आप सेकंड कंडीशन देते हैं, इसमें आप फर्स्ट कंडीशन, एलिफ में सेकंड थर्ड, जितनी भी आपने कंडीशंस देनी है बाद में आप एलिफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, फिर प्रोग्राम इंटरप्रेटर कहाँ पे जाएगा? एल्स के पास। एल्स का मतलब ये है कि अगर ऊपर वाली कोई भी कंडीशन ठीक नहीं है तो फिर एल्स की कंडीशन, एल्स की स्टेटमेंट आएगी। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, यहाँ पे हमने इफ और एल्स यूज किया है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए और बी हमने ऊपर इंट्रोड्यूस करवा दिया था कि अगर ए बी से बड़ा हो तो फिर क्या हो? प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। एल्स यानी एल्स का मतलब है अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या हो? फिर प्रिंट कर दें ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, क्योंकि ए आई थिंक 3 था और बी 5 था। एलिफ को हमने कैसे यूज करना है? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग यहाँ पे यूज करते आ रहे हैं इफ और एल्स वाला। एलिफ में हमने एक और कंडीशन दे दी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये प्रिंट हो जाए। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ए बी से छोटा हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, तो फिर क्या होगी? फिर प्रिंट कर दें कि ए इज लेस देन बी। और अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तो फिर आप प्रिंट कर दें ए इज इक्वल टू बी। एल्स यानी कि जो अगर कुछ भी फुलफिल ना हुआ तो फिर आप उसको प्रिंट कर दें ए इज लेस देन बी। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं एलिफ या एल्स में? और सिंटेक्स सेम ही है इफ का, एलिफ का और एल्स का भी। आपने इफ कीवर्ड यूज किया, उसके बाद कंडीशन कॉलन, इंडेंटेशन के बाद स्टेटमेंट। एलिफ में भी सेम ऐसे ही। एल्स में कंडीशन नहीं है, क्योंकि एल्स का मतलब ही ये है कि अगर कुछ भी पूरा नहीं होता, कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने ये तीनों ही यूज करने, आप सिर्फ इफ भी यूज करते हैं। आप इफ एलिफ, इफ एलिफ, इफ और एलिफ भी यूज कर सकते हैं, आप इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं, तीनों भी यूज कर सकते हैं। हिजाब इससे ऊपर वाला प्रोग्राम ओपन कीजिएगा। ये वाला जी, एल्स वाले को ना फिलहाल आप कमेंट आउट करते हैं। ओके, कोई पार्टिसिपेंट बताना चाहेगा? हिजाब अपने ए और बी की वैल्यू कहाँ लिखी है? जिस मैं प्रोग्राम में यहीं वो पे लिख वैल्यू देती लिखी है हूँ। वो ओपन करते हैं। ओके, लिखते हैं प्लीज। ओके, कोई पार्टिसिपेंट बताना चाहेगा कि इसका आउटपुट क्या आएगी? हम फॉल्स A आ is रही है। greater than B. वेल ओके, फॉल्स वाले कितने लोग हैं? हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज?
ओके ठीक है, मोहम्मद अरहम कह रहे हैं कि फॉल्स आएगी। इसके अलावा बाकी पार्टिसिपेंट्स का क्या ख्याल है? मैम कुछ भी नहीं आएगी ये कुछ भी वाई नहीं, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि क्योंकि मैम हम कंडीशन ही क्योंकि गलत दे रहे हैं, कंडीशन फिर फुलफिल नहीं हो रही ना। इग्नोर कर देगा उसको। अच्छा, हम कंडीशन गलत नहीं दे रहे, हम बेसिकली एक कंडीशन दे रहे हैं और इंटरप्रेटर से चेक कर रहे हैं वेदर इट इज राइट और नॉट। ठीक है, तो हम तो कुछ भी लिख रहे हैं ना, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम कंडीशन गलत दे रहे हैं। ओके, तो बेसिकली उसने देखा क्या ए बड़ा है बी से, तो उसे पता चला कि 3 जो है वो ग्रेटर देन ए, और सॉरी 5 नहीं है। इसका मतलब हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा जब कंडीशन फॉल्स होगी तो उसने क्या वर्क करना होता है? एल्स वाली कंडीशन को देखना है। ओके, इस केस में क्या होता है, इफ स्टेटमेंट की इंटेंडेशन में जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है हमने, बेसिकली वो सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा एंड देन नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मूव करेगा। फिर उसके बाद देखेगा कि मुझे क्या कमांड दी गई है, कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मैंने क्या प्रिंट करवाना है। और हम, आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बेसिकली यहाँ पे ट्रू या फॉल्स प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं जो कि है ए इज ग्रेटर देन बी। तो इन केस अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है कि इफ स्टेटमेंट में जो हमने कंडीशन लिखी है वो फॉल्स हो जाती है, तो उससे नेक्स्ट वाली जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उसे वो इग्नोर करेगा। हिजाब प्लीज एक और स्टेटमेंट लिखते हैं आप प्लीज, प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं। इफ के और अंदर ए की लिखो या जी इसके जी अलावा? ये पे लिखें प्लीज, और ना ए की वैल्यू ग्रेटर देन कर दें प्लीज। अच्छा, लास्ट जैसे मैंने पूछा कि आउटपुट क्या आएगी, तो उस केस में आउटपुट कोई भी नहीं आएगी। हमारे पास एक इफ कंडीशन थी, उसके बाद एक ही स्टेटमेंट थी, तो वो तो तभी रन होनी थी जब वो कंडीशन ट्रू होनी थी। तो कंडीशन क्योंकि फॉल्स थी तो हमारे पास कोई आउटपुट आएगी ही नहीं। तो कोई बताना चाहेगा अब क्या आउटपुट आएगी? वो दोनों टाइप कर देगा, मैं ए इज दोनों ग्रेटर आएगी देन बी और हेलो वर्ल्ड। ओके, और वो दोनों क्यों टाइप कर रहा है? क्योंकि कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। कंडीशन ट्रू हो कंडीशन रही ट्रू है। हो रही है और इंडेंटेशन भी है रन सेम। कीजिएगा, हिजाब एक दफा रन कीजिएगा। ओके, इस बात की सबको समझ आ गई? अभी हिजाब ऐसे करें, ए की वैल्यू ना कम कर दें, 3 कर दें, 2 कर दें, व्हाटएवर यू वांट। ओके, अब कोई बताएगा कि अब आउटपुट क्या आएगी? रन नहीं करना। ओके ओके, कुछ भी हेलो वर्ड एग्जीक्यूट आएगा। हो गया, कुछ भी अभी एग्जीक्यूट भी नहीं कोई होगा। कुछ भी नहीं आएगा मैम, कुछ भी। ये वो उसी के नीचे ही है, इसके नीचे क्यों? है। मैंने तो ये कहा था कि इफ के बाद वाली वो स्टेटमेंट को सिर्फ इग्नोर करेगा, तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को क्यों इग्नोर कर रहा है? क्योंकि इंडेंटेशन है ना, वो इफ में ही आ रही है। मैम उसके तो ये वो उसी के वो उसमें आ सारा रहा है ना। वो सारी चीजें, वो सारी कमांड्स इफ का पार्ट है। हिजाब अब एक काम और कीजिएगा प्लीज, इंटेंडेशन से बाहर निकल के ना कुछ भी लिख दें, प्रिंट पाइथन हेलो वर्ल्ड कुछ भी आप लिखना चाहें, चले ऐसे ही कर। ओके, अब कोई बताएगा कि अब क्या प्रिंट होके आएगा हमारे पास? हेलो हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड, आ हेलो जाएगा। वर्ड। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो क्योंकि मैम वो कंडीशन से हेलो वर्ल्ड बाहर दिया है। वो इंटेंशन। यस, जो हमारी कंडीशन है वो सिर्फ जो हमारे पास फर्स्ट लाइन है ना, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी, उस पे अप्लाई हो रही है। तो वो लाजिम है उसके ऊपर कि वो पहले चेक करे, अगर वो ट्रू हो तो उसे प्रिंट करवा दे, अदरवाइज उसे प्रिंट ना करवाए। लेकिन जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं ना, वो इंटेंडेशन से बाहर लिख रहे हैं, तो वो बेसिकली हमारी जो कंडीशन पे डिपेंड नहीं कर रही, उस लाइन ने प्रिंट होना ही होना है। हमारे पास कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है सबको? यस। ओके, इस केस में अब यहाँ पे सिंगल हमारे पास एक कंडीशन थी। ठीक है, तो कभी कभी हम ऐसे करते हैं, लेट्स सपोज कि ना दो हमारे पास वेरिएबल्स है, कह लें कि उसे ना यूजर ने इनपुट किया, ठीक है, तो अब वो यूजर इनपुट कर रहे हैं एंड देन वहाँ हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि अगर जो पहला वेरिएबल उसने कह लें कि वैल्यू पुट की है वो अगर ग्रेटर देन है तो ये प्रिंट करवा दो, अदरवाइज एल्स में क्या करो कि ऐसा नहीं है तो एल्स में कुछ और चीज प्रिंट करवा दो। तो एल्स का ऑप्शन हम पता है तब यूज करते हैं जब हम एक कंडीशन लगा लें एंड देन
उसके अलावा कभी भी कुछ हो, मतलब जैसे कि यहाँ हमने कहा ए इज ग्रेटर देन बी, इस पॉसिबिलिटी के अलावा कुछ भी अगर होगा तो एल्स वाली स्टेटमेंट रन होगी। ठीक है, इन केस हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, 4 कंडीशंस हैं और हम स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं। सपोज जैसे यहाँ एग्जांपल है कि a इज ग्रेटर देन b, देन हमारे पास सेकंड कंडीशन हो कि a इज ग्रेटर देन 5, एक और कंडीशन है हमारे पास, फिर एक और कंडीशन हो कि a इज तो नहीं, मैं क्या कह रही हूँ, मतलब डबल इज इक्वल टू लगाना पड़ता है, वो आगे आपको समझ आ जाएगी सिंटैक्स की। तो क्या वो इक्वल टू 3 है? तो ये हमारे पास थर्ड कंडीशन है। तो इन सारी कंडीशन को कॉम्पेंसेट करने के लिए या लिखने के लिए हमें एलिफ की जरूरत पड़ती है। तो जितनी ज्यादा कंडीशंस होंगे उतने एलिफ बढ़ते जाएंगे, और हम 10 से 15 स्टेटमेंट्स लिख लें, स्टिल वो क्या वर्क करेगा, वो सबसे पहले स्कैन करेगा, अगर इफ स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी, एंड देन वो बाकी सबको इग्नोर कर देगा। उसे नहीं फर्क पड़ता कि आगे एलिफ की 10 स्टेटमेंट पड़ी हैं, 20 पड़ी हैं, वो उस सबको इग्नोर करेगा। ठीक है, इन केस उसे इफ जो है वो सही नहीं लगती कि वो फॉल्स है, तो वो नेक्स्ट एलिफ पे मूव करेगा, उससे नेक्स्ट एलिफ पे मूव करेगा, इस तरह वो मूव करता जाएगा। इन केस वो सारी की सारी फॉल्स हैं तो वो लास्ट ऑप्शन उसके पास यही है कि मैं एल्स वाली स्टेटमेंट रन कर दूं। तो ये अभी आप प्रोग्राम जब रन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ओके, जब आप कैरी ऑन कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू मैम निम्रा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अगेन A3 और B5 है। अब जब ये प्रोग्राम को मैं रन करूंगी तो सबसे पहले क्या होगा, इफ कंडीशन चेक होगी कि इफ A इज ग्रेटर देन B, वो चेक करेगा कि क्या A B से बड़ा है, तो नहीं बड़ा तो वो इसकी स्टेटमेंट को इग्नोर करके नेक्स्ट एलिफ कंडीशन पे आ जाएगा, इफ की स्टेटमेंट को मुकम्मल इग्नोर कर देगा। अब एलिफ की कंडीशन को वो चेक करेगा, एलिफ की कंडीशन क्या है कि A इज लेस देन B, और ये देखेगा जब A और B की वैल्यूज को कंपेयर करेगा तो ये वाकई लेस देन B है, तो फिर वो इसकी स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा और जो स्टेटमेंट हमने दी है उसको प्रिंट कर देगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा, एज तक वो नहीं जाएगा A इज लेस देन B। लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिख देते जैसे A इज इक्वल टू B, तो अब एलिफ की भी कंडीशन गलत थी, तो वो एलिफ की स्टेटमेंट को भी इग्नोर करके फिर वो एल्स के पास जाएगा और एल्स की स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, क्योंकि एल्स में कंडीशन तो होती नहीं जिसका ट्रू या फॉल्स होने का अंदेशा हो। इसका काम ही ये है कि अगर कुछ भी ठीक ना हो तो फिर ये A इज इक्वल टू B जो कि एलिफ की स्टेटमेंट थी वो प्रिंट हो गई हमारे पास। अच्छा, आप एक काम कीजिएगा प्लीज, इफ A इज इक्वल टू 3 करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, इसका सिंटैक्स ये होता है बेसिकली, हम सिंगल इज इक्वल टू यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, कोई बताना चाहेगा? उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है ऑपरेटर। मैम जो सिंगल होता है वो तो वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए होता है, और ये जो डबल इक्वल होता है ये इक्वल, जो देखिए ना मैं लिख रही हूँ A इज इक्वल टू 3, तो बेसिकली मैं जो इज इक्वल टू का सिंबल यूज कर रही हूँ उसका एक स्पेसिफिक नाम है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, असाइनमेंट ऑपरेटर। यस, इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और जो ये हम डबल इज इक्वल टू लगाते हैं वो बेसिकली चेक कर रहा होता है, कंडीशन यूज होता है। मैम आपने A के साथ भी डबल इक्वल लगाया। यही मैं आपको बता रही हूँ ना, जब हम इफ स्टेटमेंट लिखेंगे ना तो वहां वो चेक कर रहा है कि क्या A जो है वो 3 के बराबर है, तो वो डबल इज इक्वल टू लगा रहे हैं वहाँ। जो असाइनमेंट हुई है, एक सेकंड मैं एनोटेट करके आपको बताती हूँ। असाइनमेंट हुई है वो यहाँ पे हुई है, ये 2 लाइंस पे ना, A इज इक्वल टू 3 एंड B इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है कि A में 3 स्टोर करवा दो, B में 5 स्टोर करवा दो। लेकिन इस पॉइंट पे पता है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि चेक करो कि A जो है वो बराबर है 3 के, तो डबल इज इक्वल टू से ये होगा। ये इसका बेसिक सिंटैक्स है। ठीक है, ओके अब हिजाब आप ऐसा करें कि नीचे लिख दें A इज स्मॉलर देन B, और मुझे कोई पार्टिसिपेंट बताए कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। एलिफ में लिख दें प्लीज। A is greater than B. A is greater than B. ओके, क्या कह रहे हैं पार्टिसिपेंट्स प्लीज? मैम if की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ना। मान दिया वो मैम B है। इसकी स्टेटमेंट रन होगी। बेसिकली Yes, स्टेटमेंट तो दोनों ही ट्रू है ना, देखा जाए तो। लेकिन अगर if वाली ट्रू हो तो वो बाकियों को चेक नहीं करता ना। सारे पार्टिसिपेंट्स एग्री करते हैं बात से? यस मैम। इंटरप्रेटर कैसे मूव करता है, तो बताना चाहेगा इंटरप्रेटर की हम मूवमेंट हमने 1000
दफा उसके बारे में बात की है, तो कैसे इंटरप्रेटर मूव करता है? लाइन बाय लाइन। यस, तो सबसे पहले वो किस कंडीशन पे जाएगा? इफ वाली कंडीशन। यस, वो इस लाइन पे मूव करेगा, इसे सॉरी एक सेकेंड, इसे चेक करेगा whether it is true or not. अभी जी ओके, वो पहली लाइन पे जाएगा, इसे चेक करेगा, अगर ये ट्रू है तो मैंने आपको पहले भी बताया, ये बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपको कोई काम करने के लिए भेजा जाए, आपको कहा जाए कि एक ना स्टोन पकड़ के लाइन, लेट्स सपोज आपके सामने ना 10 से 15 स्टोन्स आ रहे हैं, आई थिंक कोई बेवकूफी होगा कि वो पहले वाले स्टोन्स को छोड़े और कहे मैं लास्ट वाला स्टोन लेके आता हूँ। ऐसा कभी भी नहीं करेगा वो। सबसे पहला उसे जो स्टोन मिलेगा वो उठा के ले आएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ही होता है कि वो चेक करता है कंडीशन ट्रू है, अगर ट्रू है तो उसे आगे चेक ही नहीं करना, उसे फर्क नहीं पड़ता आगे क्या लिखा हुआ है हमने, वो सिंपली इस स्टेटमेंट को देखेगा और इसे रन कर देगा। और इससे आगे जितनी भी एफ एल्स वाली एलिफ वाली या एल्स वाली जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सबको इग्नोर करेगा। और अगर मैं ये कहूँ कि इस लाइन के बाद जो लिखा होगा वो फिर उस पर मूव कर जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें कंडीशन तो ये दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन वो सिंगल ही आउटपुट देगा, दो आउटपुट्स नहीं देगा। पार्टिसिपेंट्स प्लीज बताइएगा आप लोगों को ये बात क्लियर है? यस जी मैम, मैम क्लियर है। क्लियर है। ओके, जब आप प्लीज ये एनोटेशन रिमूव कर सकती हैं, मैं कर नहीं पा रही। ओके, हो रही है जी, जब आप कैरी ऑन करें। अच्छा, यहाँ पे 2 प्रोग्राम्स मैंने एंटर किए हैं ताकि आप लोगों को कंडीशंस की ज्यादा अच्छी से समझ आ जाए। थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम होगा और इन प्रोग्राम्स को आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि इनसे मिलती जुलती कुछ स्टेटमेंट्स मैं आप लोगों को दूंगी। जिस कोई प्रोग्राम लिखने को दूंगी वो आप लोगों ने खुद से लिखना होगा कल के लिए। तो पहला प्रोग्राम है ग्रेडिंग सिस्टम यूजिंग कंडीशंस। अच्छा, ग्रेडिंग सिस्टम होता है हमारे इंस्टीट्यूट्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, कि अगर आपके इतने % मार्क्स आते हैं तो आपका ग्रेड ए होता है, अगर इतने % होते हैं तो बी, और इतने % से कम हो तो फिर ग्रेड आपका एफ होता है। ऐसा ही है ना? तो वो हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें हम और ये प्रोग्राम कैसे होता है, अगर मैं बात करूं ग्रेड की, कि अगर आपके इतने मार्क्स हो तो फिर ये ग्रेड, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो फिर ये ग्रेड। तो यानी कि इसमें कंडीशंस यूज हो रही हैं। तो ये भी प्रोग्राम ऐसा ही है, हम लोग ग्रेड्स कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट के डिपेंडिंग ऑन देयर नंबर। उसके लिए पहले हम इंटरप्रेटर को बताएंगे कि किस मार्क्स पे क्या ग्रेड होगा। यहाँ पे सबसे पहले एक मैंने मार्क्स का वेरिएबल लिया और उसमें यूजर से उसके मार्क्स पूछूंगी मैं, इनपुट एंटर योर मार्क्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने इंट क्यों यूज किया, आप में से कोई बताना चाहेगा? मैम क्योंकि हमने जो इनपुट लेनी है वो सिर्फ इंटीजर टाइप हो ना। हाँ जी, और इंटीजर टाइप क्यों हो? ताकि हम उसको इधर कंपेयर कर सकें। यस अच्छा, मैम। इनपुट फंक्शन जब वैसे हम नॉर्मली यूज करते हैं तो उसकी रिटर्न टाइप क्या होती है? स्ट्रिंग होती है मैम। स्ट्रिंग होती है, बिल्कुल। और स्ट्रिंग को हम नंबर्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, इससे इंटीजर में मैम। कन्वर्ट करना जरूरी था ताकि हम उन पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज कर सकें। तो मैंने मार्क्स ले लिया, इंट का फंक्शन यूज किया, उसमें इनपुट और यूजर को पहले ये शो होगा एंटर योर मार्क्स। उसके बाद यूजर जो भी मार्क्स एंटर करेगा वो स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल में, मार्क्स वाले वेरिएबल में। अब यहाँ पे मेरी कंडीशन स्टार्ट होगी। पहले इफ मैंने कंडीशन दी कि इफ अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, तो फिर ग्रेड क्या हो, ग्रेड की अब यहाँ पे मैं प्रिंट नहीं कर पा रही, मैं सिंपली कह रही हूँ कि जो ग्रेड एक वेरिएबल मैंने एक और ले लिया, वो वेरिएबल हो जाए ए के इक्वल, ए स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होगा, बस ये है कि वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो जाएगी कि अगर मार्क्स 90 से के इक्वल या 90 से ज्यादा है तो ग्रेड वेरिएबल की वैल्यू क्या हो, ए। एलिफ अब दूसरी कंडीशन के लिए कि अगर मार्क्स 70 के इक्वल या ज्यादा हैं तो फिर ग्रेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी। अगर मार्क्स 50 के इक्वल या ग्रेटर हैं तो फिर ग्रेड सी हो जाएगा। अगर मार्क्स 40 के इक्वल हैं या ग्रेटर हैं तो फिर ग्रेड है डी। एस अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं, यानी ना वो 90 से ऊपर है, ना 70 से, ना 50 से, ना 40 से, यानी 40 से कम है अगर, एस का यही मतलब होगा ना, तो फिर ग्रेड क्या हो, एफ। अब यहाँ पे मैं एस की जगह मैं ये भी लिख सकती थी कि एलिफ मार्क्स इज लेस देन 40, उसका भी यही मतलब था, लेकिन यहाँ पे मैंने एल्स स्टेटमेंट यूज कर ली ताकि एल्स भी यूज हो जाए। तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो फिर ग्रेड हो जाएगा एफ।
अब यहाँ तक क्या होगा, यहाँ तक हमारे पास जो यूजर ने मार्क्स एंटर किए होंगे, नंबर्स एंटर किए होंगे, वो मार्क्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। कंडीशन के थ्रू उसको हम चेक करते जाएंगे और उस कंडीशन के थ्रू जो जो ग्रेड आता जाएगा CD, वो ग्रेड वेरिएबल में स्टोर होगा। जी किसी का कोई क्वेश्चन? इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ तक क्या होगा, यहाँ तक बस सिंपल इंटरप्रेटर के अंदर ही वैल्यू सेव होती रहेंगी डिपेंडिंग ऑन मार्क्स। फिर उसके बाद हम कहेंगे कि प्रिंट कर दो योर ग्रेड इज, ये एक स्ट्रिंग प्रिंट होगी। उसके बाद हम लोग ग्रेड यहाँ पे वेरिएबल यूज करें। अब ग्रेड में वो वैल्यू स्टोर हुई होगी जो कंडीशन इनमें से ट्रू हो। उसके बाद फिर उस ग्रेड का हमने टाइप लिया, टाइप को हम रहने दें फिलहाल, इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लाइन, ये आपको ग्रीन एरो भी शो हो रहा है, ग्रीन एरो बता रहा है कि अभी फर्स्ट लाइन पे हैं हम, प्रोग्राम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। फर्स्ट लाइन ये थी कि इनपुट लें, एंटर योर मार्क्स। यहाँ पे हमने कोई मार्क्स एंटर कर दिए, फॉर एग्जांपल 67 मैंने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे आप लोग पहले अपनी सोच के मुताबिक देख के बताएं कि इसका ग्रेड क्या होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 हो तो फिर सी एंटर कर देंगे। उसके बाद उसने हमें बता दिया योर ग्रेड इज सी इज अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। पहले योर ग्रेड इज एज इट इज, ये स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। उसके बाद फिर कॉमा, और हमने जो वेरिएबल यूज किया था ग्रेड, उसमें वैल्यू सी स्टोर हो गई थी। इसकी अगर हम टाइप भी देखना चाहें, अब मार्क्स हम लोग कम लिखते हैं 34 फॉर एग्जाम्पल, जो ग्रेड इज एफ, और फिर ग्रेड की डाटा टाइप है स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग दिया हुआ था। इस प्रोग्राम की समझ आए किसी को? इस प्रोग्राम में कोई इशू तो नहीं? मैम इनपुट की बाय डिफॉल्ट डाटा टाइप बाय डिफॉल्ट वो क्या लेते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं। हाँ जी, स्ट्रिंग लेता है। मैं तो अगर मैम यहाँ पे, जी मैम, मृदा आप चेक करें, अगर मैं यहाँ पे इंट नहीं यूज कर रही और सिर्फ इनपुट का कर रही हूँ फंक्शन यूज, और इसमें एंटर योर मार्क्स के हमने इनपुट ले लिया, जो भी यूजर है उसको दे दे। अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूँ, अब देखें उन्होंने जब पूछा हमसे कि एंटर योर मार्क्स, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है मामला। वो हम लोगों को कह रहे हैं कि इनपुट लो कोई और उसमें कोई मार्क्स हो, मैं यहाँ पे नंबर ही ऐड कर रही हूँ 78। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब भी मैं एंटर करूंगी मार्क्स, तो वो हमें एरर देगा। और एरर क्यों देगा? इस लाइन की वजह से, जो हमने इफ के अंदर लिखा कि मार्क्स को कंपेयर करो 90 से, कि 90 से बड़ा है या उसके इक्वल है। तो इंटरप्रेटर कह रहा है कि हम कैसे एक स्ट्रिंग को 90 से कंपेयर करते हैं, जो कि 90 एक नंबर है। सॉरी, हम लोग एरर की टाइप पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें किस तरह का एरर दे रहा है? एक तो वो हमें टाइप एरर दे रहा है, और फिर क्या बता रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर, कि इंटीजर और स्ट्रिंग के दरमियान हम ये ऑपरेटर नहीं यूज कर सकते, ये सपोर्ट नहीं करता पाइथन इसको। आपका Okay, क्वेश्चन? जी Yes, अरहम, ma'am. आपका क्या क्वेश्चन है? नो मैम, मिस्टेक नहीं हो गया। ओके, ओके, कोई बाकी पार्टिसिपेंट सब बताना चाहता है कि ये जो हम 90 70 जितना भी लिखते हैं, अगर उसे स्ट्रिंग में करते हैं तो क्या ये वर्क करेगा? नो मैम, वजह? इस जी इंट अगर हटा दें तो फिर वर्क करेगा, अगर इंट के अरे साथ हाँ, है तो। इंट हटा दें, इंट हटा दें हिजाब, और ये 90 70 को ना स्ट्रिंग्स बना दें प्लीज। ओके, पार्टिसिपेंट्स के मुताबिक ये वर्क करेगा, ऐसे ही है? नो मैम नहीं करेगा, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल के जो साइंस हैं वो स्ट्रिंग के साथ मैच कैसे करेंगे। यस, एक स्ट्रिंग के साथ वो कैसे कंपेयर कर सकता है? मतलब देखिए ना, 90 अगर मैं उसे कह रही हूँ ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, तो उसे तो यही समझ नहीं आएगी कि 90 का ग्रेटर और लेस क्या होगा, या 90 के बराबर क्या चीज होगी। इस बात को आप समझ? ये इमरान, तो ये हो गया। वर्क कर, हाउ इज इट पॉसिबल? क्या मैं ये मैम आप चीज? इनपुट भी स्ट्रिंग में ही ऐड करें ना, आप इनपुट इंट में कर रही हैं।
नहीं, वो नहीं स्ट्रिंग में ही इनपुट स्ट्रिंग में ही आ रही है ना, वो भी आपको बताया कि है। बाय मैं डिफॉल्ट है ना वो स्ट्रिंग में ही आती है, लेकिन हिजाब मैं हैरान हूँ, हाउ इज इट पॉसिबल? हम लोग इसको VS कोड में चेक करते हैं। ओके ट्राई करें एक दफा प्लीज। न्यू फाइल बनाते हैं। अच्छा, अगर हम लेकिन यहाँ पे इक्वल टू यूज करते, तब तो उसने सिंपली प्रोग्राम ने रन करना ही था चेक करके कि क्या ये वैल्यू। यस उस केस में तो वर्क कर सकता है ना, लेकिन इस केस में से नहीं वर्क करना चाहिए। ये वर्क कर रहा है, ओके एक लेकिन नई इसमें चीज ना, सीखने को मिली है। अच्छा लेकिन इसमें एक मैम और ये चीज भी है। होते हैं जो लॉजिकल यहाँ पे ऑपरेटर, ये तो नंबर्स को नहीं कंपेयर करते मैम, फिर ये स्ट्रिंग को कैसे कर रहे हैं? निम्रा आपने ये चेक किया, मैंने यहाँ पे ओके करेक्टर्स दी यस आई गॉट इट, ये और आस्क की उसने वो वैल्यू भी को कंपेयर कंपेयर कर रहा करके। है। आस्की हाँ की जी, वैल्यू यस 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 आस्क की वैल्यू को ले रहा है ये। मैंने करेक्टर्स दिए, इसने उनको भी कंपेयर करके मुझे ग्रेड दे दिया। यस वही वही चीज आ रही है ना। हाँ जी। ओके आप ऐसा करें, जीएस की आस्क की वैल्यू कैसे प्रिंट होगी वैसे हमारे पास? हम गूगल कर सकते हैं। ओके आप गूगल करें। अब हमें करेक्टर बाय करेक्टर वैल्यू मिलेगी। ओके स्मॉल ए की 96 से शायद स्टार्ट हो रही होती है, तो ऑफ कोर्स स्मॉल जी की जो है वो 100 कुछ होगी, 101 या 2। यहाँ पे अपर केस करेक्टर्स हैं सब, लोअर केस चेक करते हैं। Here is G की 103 और H की 104। अच्छा, अगर हम लोग वाकई कुछ इस तरह की वैल्यू दें जिसकी जिसकी यस वैल्यू हम कंपेयर करके देख लेते हैं। आप ना कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल दें, स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं उनकी वैल्यूज कम है, 90 से तो कम से कम ही है। फॉर एग्जांपल अच्छा, जब क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन की मार्क 63 डालते है। हैं या हम लोग डॉट इसके कुछ ये भी, याद रखते हैं कि क्वेश्चन मार्क की आज की वैल्यू 63 है और यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क एंटर करते हैं तो स्टिल ग्रेड ए है, हालांकि इसकी तो आज की वैल्यू 63 थी। ओके आप 90 की आस्क की वैल्यू चेक करें, 9 और 0 की। अब मेरे ख्याल से ये लंबा हो जाए क्योंकि वो इधर से आज की वैल्यू चेक कर रहा है और फिर इस स्ट्रिंग की भी चेक कर रहा है, उसके जी मुताबिक हमें शायद ऐसे आउटपुट ही दे हो रहा रहा है, मार्क्स मार्क्स में जो भी वैल्यू उसकी आस्क की वैल्यू चेक कर रहे हैं एंड देन उससे नेक्स्ट जो हमने लिखा है उसकी भी आस्क की वैल्यू चेक कर रहे हैं, देन फिर कंपेयर कर रहा है। है। हाँ, ये तो वही है। जब आप वैसे सिंपली लिख दें आस्क की टेबल, वो पूरा टेबल ओपन हो जाएगा। ये वही
टेबल था। अच्छा। अच्छा ठीक है। ये देखें निम्रा, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा पार्टिसिपेंट्स के लिए भी अगर हम लोग सबकी आपकी वैल्यू कंपेयर करके देखें। हमारा तो मकसद ये था कि हमने ग्रेडिंग सिस्टम बनाना था जैसे किसी इंस्टीट्यूट का होता है। तो बेसिकली अगर पार्टिसिपेंट्स आपके लिए ये है कि अगर हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो वो उस केस में आस्क की वैल्यू को देखेगा और देन उन्हें कंपेयर करेगा, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स हम ग्रेडिंग सिस्टम के लिए एक अपना कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो उस केस में हम इंटीजर वैल्यूज लेंगे। उम्मीद है आप सबको इस बात की समझ आ गई होगी। मैम अगर फ्लोटिंग को भी कंसीडर करना हो तो इंटीजर की जगह हम फ्लोट डाटा टाइप करेंगे ना? यस, हम फ्लोट लिख सकते हैं। और आपको पता है इन केस ऑफ इंटीजर अगर मैं लिख रही हूँ ना और मैं फ्लोट इंटर करती हूँ वो एरर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ फ्लोट लिख देती हूँ और आगे जाके फ्लोट वैल्यू दे दूँ या इंटीजर दे दूँ, वो दोनों के साथ डील करेगा। तो बेहतर ये है कि फ्लोट यूज कर लें, क्योंकि मार्क्स में हो सकता है ना कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट हो, तो बेहतर है। बिल्कुल, जैसे यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप कह के हमने फ्लोट यूज किया, लेकिन अगर हम फ्लोट यूज कहते तो उसमें हम फ्लोट और इंटीजर दोनों कर सकते थे। मैम वो अक्सर यूनिवर्सिटी में कहते हैं राउंड ऑफ हो जाता है मार्क्स अगर फ्लोटिंग में हो, तो वो क्या लॉजिक यूज कर रहे होते हैं? ये डिपेंड करता है वो कि आपकी यूनिवर्सिटी में कौन सा लॉजिक यूज किया जा रहा है। अदरवाइज ऐसा होता है ना, जैसे हमने राउंड ऑफ के ना सिंपल रूल्स पढ़े हुए हैं कुछ। लेट्स सपोज अगर है 3.99, तो 9 से वो 1 कैरी चला जाएगा। इसमें ये सीन होता है कि अगर लास्ट वाला नंबर आपका पॉइंट के बाद जो आ रहा है वो ऑड है, तो उससे 1 कैरी चला जाता है। मैथ्स वाले लोग जिससे ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन ऐसी लॉजिक होती है ना। अगर वो नहीं इवन है मैम, तो उसमें उनकी जो ग्रेड आता है जी लाइक अगर मार्क्स 50 पॉइंट समथिंग आए हुए हैं तो वो उसको एक नेक्स्ट मूव कर देते हैं, कुछ ऐसा होता है। वो भी होता होगा, वो कंडीशन भी कर सकते हैं सेट के इतने मार्क्स हों तो उसको राउंड ऑफ कर दें। जैसे हम लोग नॉर्मली कंसीडर करते हैं अगर 50.5 या उससे ज्यादा हो तो फिर 51 कंसीडर होता है। इसके अलावा एक ऑपरेटर भी पाइथन में यूज होता है जो कि आप लोगों ने पढ़ा है फ्लोट डिवीजन के नाम से। वो भी राउंड ऑफ करता है, लेकिन वो ये ऐसा करता है कि डेसिमल के बाद की वैल्यूज को टोटली इग्नोर कर देता है और बाकी हमारी वैल्यू इंटीजर में हमारे पास आती है। पाइथन के अंदर एक फंक्शन भी है राउंड का ना, तो वो क्या करता है कि लेकिन वो अगर तो लाइब्रेरी के अंदर करना पड़ता है ना। नहीं, वो डायरेक्टली भी हो जाता है। जैसे कि आपने मार्क्स का किया ना, तो आई थिंक मैम रिदा का ये क्वेश्चन है, तो फ्लोट में वो वैल्यू डाल रहे हैं ना, देन आप एक कंडीशन लगा दें या उसे वैसे ही लिख दें कि राउंड कर दे, तो वो उसे वैल्यू को राउंड करेगा एंड देन आपका ग्रेड चेक करेगा और फिर उसके बाद असाइन करेगा। मैम राउंड कहाँ देना होगा मुझे कंडीशन में? नहीं, मतलब जैसे इनपुट मिल गई ना आपको, क्योंकि अभी तो यूजर ने इनपुट देनी है, तो यूजर की जैसे इनपुट मिल गई उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट आप ये लिख दें, ओके तो वो बेसिकली राउंड हो जाएगा एंड देन फिर वो सारी कंडीशंस को चेक करेगा और फिर उस पर मूव करेगा। ओके। अच्छा, इसका सिंपली काम ये था कि ग्रेडिंग सिस्टम में आप लोगों को समझ आ जाए कि पहले हमने लॉजिक बनाना है कि हमने मार्क्स को कंपेयर करना है कि अगर इसके इक्वल या ग्रेटर हैं तो फिर ग्रेड की वैल्यू हम उसके मुताबिक अपडेट करते जा रहे हैं और एंड पे मैंने प्रिंट करवा दिया था। ऐसे इसके अलावा एक और प्रोग्राम था, प्रोग्राम फॉर अ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के लिए एक प्रोग्राम लिखा था मैंने, ये भी आप लोगों को समझाने के लिए। इसको भी आप थोड़ा गौर से देख लें क्योंकि मैं इसी के रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स भी आपकी प्रैक्टिस के लिए भी देना चाह रही हूँ। कैलकुलेटर में हम लोग ये एक बेसिक कैलकुलेटर एक्चुअली मुझे लिखना चाहिए था कि इसका सिंपल फंक्शन ये होगा कि हम लोग दो ऑपरेंड्स एंटर करेंगे। वो कहेगा कि फर्स्ट आप डिजिट एंटर करें, हम कुछ भी डिजिट एंटर करेंगे, फिर सेकंड, फिर कहेगा कि आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं, आप इसको दोनों को प्लस करवाना चाहते हैं, ऐड करवाएंगे, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, डिवाइड वटएवर। फिर जो हम बताएंगे वो उसके मुताबिक वो चीज कर देगा। तो अब इसके लिए जो हमने नंबर्स दिए हैं उनको तो हमें इंटीजर में रखना था क्योंकि हमने उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। इंट का फंक्शन हमने यूज किया, ए के अंदर हमने फर्स्ट डिजिट को इनपुट किया और बी के अंदर सेकंड डिजिट को।
और सी को हमने कहा कि आप इनमें से ऑपरेटर यूज करें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अच्छा, यहाँ पे आप लोग अगर गौर करें तो मैंने \n यूज किया हुआ है। आप में से कौन बताएगा कि ये \n क्या है? नेक्स्ट लाइन पे मूव। नेक्स्ट लाइन, इसको हम क्या कहते हैं? इसका एक नाम भी हमने पढ़ा है एस्केप करैक्टर। जी, एस्केप करैक्टर। और इसका काम है कि न्यू लाइन पे चला जाए ताकि हमें ये थोड़ा खूबसूरती से नजर आए। यहाँ तक लाइन प्रिंट होने के बाद नई लाइन पे हम लोगों को प्लस का साइन यूज होगा, नेक्स्ट लाइन पे माइनस, फिर मल्टीप्लाई के इनमें से हमने कोई ऑपरेटर यूज करना है। अब लॉजिक क्या यूज हुई, क्योंकि हमने सिर्फ 1 2 3 4 ऑपरेटर्स हमने उनको कहा कि जिसमें से आप यूज कर सकते हैं, तो हम इसको इस तरह से करते हैं कि अगर सी की वैल्यू को कंपेयर करेगा, सी की वैल्यू अब स्ट्रिंग है, अगर सी की वैल्यू प्लस के इक्वल है तो फिर क्या प्रिंट कर दो, a प्लस बी, यानी a जो भी थी वैल्यू उसने दी थी और b भी वैल्यू यूजर ने दी थी, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दो। और अगर एलिफ में अब बाकी कंडीशंस हैं कि सी की वैल्यू माइनस के इक्वल है तो फिर इनको माइनस कर दो। अगर सी की वैल्यू में ये ऑपरेटर का हमने साइन दिया है तो उनको मल्टीप्लाई कर दो, और अगर ये साइन दिया है तो सिंपली डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे मैंने एल्स नहीं यूज किया, मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि आप ऐसे ही कर सकते। इस पे आप गौर करें, ये पहली लाइन पे है हमारा इंटरप्रेटर और वो हमसे इनपुट मांग रहे हैं, एंटर फर्स्ट डिजिट 77 एंटर कर दिया हमने। अब उसके बाद सेकंड लाइन पे जब आया तो वो हमें यहाँ पे अगेन एक इनपुट कह रहा है कि आप सेकंड लेटर कर दें। फॉर एग्जांपल 35 कह दिया मैंने। थर्ड लाइन पे आके उसने कहा कि इनमें से कोई ऑपरेटर यूज करें। अब ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि इस तरह से स्ट्रिंग मैंने यूज की कि चूज एन ऑपरेटर ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ तक हो गया। उसके बाद \n की वजह से न्यू लाइन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ये हमारे पास थोड़ा खूबसूरती से लिखा हुआ आ गया। इनमें से मैंने कुछ एक सिंबल यूज करना है, फॉर एग्जांपल मैं ये मल्टीप्लाई का यूज कर रही हूँ। अब इसके मुताबिक ये कंडीशन एलिफ की कंडीशन फुलफिल हुई कि c इज इक्वल टू दिस साइन, और ये एक स्ट्रिंग है, तो फिर क्या कर दे, प्रिंट कर दे a और b में जो वैल्यू स्टोर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे। एंटर किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आ गया वो प्रिंट हो जाएगा। एक बेसिक सा काम था। पार्टिसिपेंट्स इसमें आप में से हमको कोई बताए कि हमने यहाँ डायरेक्टली वैल्यूज प्रिंट करवाई है ना, जैसे ही जो आपने लिखा हुआ है, तो कोई मुझे बताना चाहेगा। लेट्स सपोज अगर जैसे ऊपर हमने वर्क किया था कि ग्रेड में हमने वैल्यू स्टोर करवाई थी, देन लास्ट पे प्रिंट करवाई थी, तो इस केस में अगर हमने कहीं स्टोर करवानी हो वैल्यूज तो उसका सिंटैक्स क्या होगा? मैम ये a प्लस बी को कोई किसी और को असाइन कर देंगे हम, जिस वेरिएबल ओके, ठीक है। हिजाब जैसे मैम बताती हैं वैसे आप करें। यहाँ पे मैं वेरिएबल बना दूं यस मैम v के नाम से। जी, और प्रिंट हटा देंगे। चलें, ठीक हो गया। तो और इधर भी बेसिकली जो है उसी में जो होगी जी उसमें क्या अपडेट इधर कर भी देना। जी मैम। तो बस ऐसे ही काम खत्म। लास्ट में मैम प्रिंट करवाना होगा ना फिर जी को। कहाँ? अच्छा, यहाँ पे प्रिंट Next करवा, लिखो प्रिंट। रिदा यहाँ पे भी लिख दूं प्रिंट, नहीं मैम, पीछे एक स्पेस बैक करके। बैक करके, क्योंकि वरना वो एलिफ के अंदर आएगा। यस मैम। प्रिंट z, यहाँ पे हम कुछ ऐड भी कर सकते हैं कि योर सोल्यूशन इज, उसके बाद z। फॉर Yes, एग्जांपल हम ऐसे ही करें कि आपको ये स्ट्रिंग भी शो हो, और वेरिएबल आप हमेशा याद रखें कि स्ट्रिंग और वेरिएबल दोनों कैसे लिखते हैं, दरमियान में कॉमा करके, वरना वो हमें एरर देगा। अब अगर हम इसको रन करें प्रोग्राम को, अच्छा वो ऑलरेडी रन करे, इसको हम एक दफा खत्म करें। अब दोबारा रन होगा। Your solution is 7। चलिए, बिल्कुल ठीक था, थैंक यू रिता। अच्छा, अब वही लॉजिक वही है सेम, इफ कंडीशंस का, इफ हो एलिफ हो। अब हम लोग इसको थोड़ा सा करना चाह रहे हैं कि
एक लाइन में कैसे लिखें, जिसको हम शॉर्ट हैंड इफ या शॉर्ट हैंड इफ एल्स करते हैं। इसमें भी लॉजिक वही है, बस थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज है कि आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ऑप्शन है आपके पास, दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवा दिए। अब हमने ये देखना है कि अगर ए बड़ा है बी से, तो हमने नॉर्मली क्या करते हैं कि ए ग्रेटर देन बी और उसके बाद कॉलन और फिर इंडेंटेशन के बाद प्रिंट। लेकिन हम लोग इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं, सेम यही चीज, पर उसके बाद मैम इस केस में भी टैब प्रेस करना होगा या वैसे ही नॉर्मल स्पेसिंग है? ओके नॉर्मल स्पेस, और अगर हम स्पेस नहीं दे रहे तो भी काम चल रहा है, क्योंकि हम इफ के बाद फौरन ही एक ही लाइन में वो कंडीशन आ गई है ना। तो इसका मतलब है कि इफ को इस तरह से है कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन तो काम करता है, उसके बाद वर्ड बाय वर्ड भी काम करता है कि जहाँ पे देखेगा इफ अगर ये ठीक है कंडीशन ठीक है, तो उसके बाद कहेगा कि फौरन ही कि प्रिंट, यानी इफ के अंडर ही ये प्रिंट आ रहा है तो वो कर देगा। ये तो बहुत सिंपल सा था कि सेम अगर आपकी कंडीशन जो आपने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है वो सिर्फ एक लाइन की है, तो आप उसको इफ कंडीशन के फौरन बाद ही लिख सकते हैं। ऐसे आप एल्स के साथ भी कर सकते हैं। अगर एल्स में भी आपकी सारी चीजें कंडीशंस एक ही लाइन में आती हो तो आप शॉर्ट हैंड इफ एल्स यूज कर सकते हैं। उसका सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट है। ऊपर वाला प्रोग्राम ओपन कर सकती है? ओके, कोई पार्टिसिपेंट बताना चाहेगा यहाँ बेसिकली कि आपने जो फर्स्ट लाइन लिखी है वहाँ पे एक टेक्निक यूज कर रहे हैं जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, तो वो कौन सी टेक्निक है, उसका क्या नाम है? असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज ओके, हाफ बताया आपने, फुल नहीं बताया। टू मल्टी वेरिएबल्स। यस, मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज हम असाइन कर रहे हैं, ठीक है। ओके जब शॉर्ट हैंड इफ एल्स की स्टेटमेंट में ये है कि मैम अगर इसी केस में एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो तो हम नेक्स्ट प्रिंट के बाद नेक्स्ट प्रिंट लिख देंगे। बिल्कुल ओके नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर दोनों के दरमियान कॉमा होना चाहिए, लेकिन ओके। अच्छा इफ एल्स के लिए क्या है, जैसे हम यहाँ पे करेंगे सिंपल वही सिंटेक्स है, बस हमने इंडेंटेशन नीचे वाली लाइन में इंडेंटेशन के साथ लिखने की बजाय उसी लाइन में हमने लिख दिया। लेकिन साथ में आपने एलिफ या एल्स, एलिफ आप इसमें नहीं यूज कर सकते, ये भी मैं बता दूं। अगर आपने ऐसे ही एल्स भी यूज करना हो तो उसमें यह कि आपने इस तरह से करना है, इसको इंटरप्रेटर को इस तरह से बताना है कि प्रिंट कर दो ए अगर, प्रिंट कर दो ये अगर ये कंडीशन ठीक है, वरना प्रिंट कर दो ये। ए और बी को हम लोगों ने दो वेरिएबल्स लिए और फिर हमने कहा कि प्रिंट ए। अब हमने उस प्रिंट के ऊपर कंडीशन लगा दी है। पहले हम कंडीशन लगाते थे, चेक करते थे, और अगर वो फुलफिल होती थी तो फिर स्टेटमेंट प्रिंट होती थी। अब हमने कहा कि ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दें, लेकिन अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो फिर, और उसके बाद हमने कंडीशन लगा दी, फिर ये कि एल्स अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर ये प्रिंट कर दें। अब ये आप देखें कि यहाँ पे कोई कॉमा वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कॉलन हम जो लगाते थे ऊपर, जिसके बाद हम प्रिंट यूज करते थे, जैसे यहाँ पे मैंने यूज किया इफ कंडीशन के बाद कॉलन फिर प्रिंट, यहाँ पे उसकी भी जरूरत नहीं है। और जैसे ये मैंने दो स्टेटमेंट्स के दरमियान कॉमा यूज किया, एल्स और इफ की कंडीशन के दरमियान कॉमा यूज करने की भी जरूरत नहीं है। मैम जब इंटरप्रेटर को पहले प्रिंट मिलेगा तो वो पहले प्रिंट ही नहीं करवा देगा एक इफ को चेक करने से पहले ही? इफ नेक्स्ट लाइन में नहीं है ना, अगर तो इफ नेक्स्ट लाइन में होता तो फिर वो कर देता, और ये शायद फिर एरर भी दे, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल कंडीशन भी है ना कि इफ की समझ नहीं आ रही कि इफ का क्या है। लेकिन ये है कि अगर प्रिंट ए और उसके बाद इफ वाली चीज नेक्स्ट लाइन में होती तो फिर तो जाहिर है पहले ए प्रिंट होता, उसके बाद कंडीशन वो को उसने देखा, लेकिन फिलहाल वो एरर थी कंडीशन के अंदर ही। अच्छा दूसरी कंडीशन ये है कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट है। मैंने कहा कि एलिफ हम यूज नहीं कर सकते, तो फिर हम एल्स को ही कर सकते हैं, एल्स इफ यूज कर सकते हैं एलिफ की जगह पे। प्रिंट ए, प्रिंट दिस अगर ए बड़ा है, ए छोटा है बी से, एल्स प्रिंट दिस
अब हमने इस एल्स के ऊपर कंडीशन लगा दी कि ये एल्स कब प्रिंट होगा, जब a इक्वल टू b होगा, और अगर ये भी नहीं तो फिर सिर्फ एल्स के प्रिंट कर दें आप हेलो। यहाँ पे क्योंकि इक्वल था तो वो वाली कंडीशन ही फुलफिल हो गई। इसको सिंटेक्स आप लोग देख लें, आपके लिए फायदे की बात है, वरना लॉजिक वही है। सिंटेक्स का सिर्फ मतलब ये है कि अगर आपने एक ही लाइन में ये सारा काम करना है, या अगर आप करना चाहते थे इस पूरी चीज को आप बाकी पहले की तरह जैसे हम ऊपर करते आ रहे हैं वैसे करना चाहते, तो आपने कहना था कि पहले इफ कंडीशन इफ a इज लेस देन b कॉलन, फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट a, फिर आपने एलिफ के लिए एक कंडीशन, फिर नेक्स्ट लाइन में एलिफ की स्टेटमेंट, और एंड पे फिर एल्स, और उससे नेक्स्ट लाइन में एल्स की स्टेटमेंट। ऐसे काफी लाइंस लगनी थी, लेकिन अब वही सारा काम एक लाइन में हो गया। सिर्फ सिंटेक्स हम लोगों को आना चाहिए। इस सिंटेक्स में कोई इशू तो नहीं? नो मैम। लॉजिकल ऑपरेटर्स, जब हमने ऑपरेटर्स में लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे तब भी हम लोग यही बात करते थे कि बेसिक इनका काम यही होता है कि कंडीशंस में चेक करने के लिए एक से ज्यादा कंडीशन को, कहाँ गया, मेरे ख्याल से अब इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं कि एंड और नॉट का क्या काम है। सिंपल यही था जब हम लोग करते थे यूज के इस तरह से a इज ग्रेटर देन b एंड a इज इक्वल टू b, और अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल होती थी तो फिर हमारे पास ट्रू आ जाता था, अदरवाइज फॉल्स। अब इसमें भी वही चीज है, वही ऑपरेटर है, पर हमने कंडीशंस लगा दी कि अगर ये ट्रू हो तो फिर हमारी ये स्टेटमेंट रन हो, अगर ये ट्रू ना हो तो फिर ये स्टेटमेंट हो। ए बी सी तीन वेरिएबल्स ले लिए मैंने। पहली इफ के अंदर दो कंडीशंस हैं, एक तो ये कंडीशन के a इज ग्रेटर देन b, दूसरी कंडीशन है a इज ग्रेटर देन c, और दोनों को हमने किससे कंपेयर कर रहे हैं? लॉजिकल ऑपरेटर एंड से। और एंड यानी कि अगर ये वाली कंडीशन भी ठीक होगी और ये वाली कंडीशन, यानी दोनों कंडीशन ठीक होंगी, तो फिर हमारा इंटरप्रेटर ये वाली लाइन को प्रिंट करवाएगा जो कि इफ की स्टेटमेंट है। एलिफ के मुताबिक अगर ये दो कंडीशंस ट्रू होंगी तो फिर एलिफ की स्टेटमेंट, और अगर इस एलिफ की दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, क्योंकि दोनों के दरमियान क्या है? एंड, तो फिर इस एलिफ की स्टेटमेंट प्रिंट होगी। सी इज ग्रेटर देन नॉट ऑल, लास्ट एलिफ की वैल्यू उसने दे दी। पहले पॉइंटर ने चेक किया इसमें आके कि क्या इफ ए बड़ा है बी से, ए बी से बड़ा नहीं है, और दोनों के दरमियान एंड है, तो वो कहेगा बस एक ही गलत होगी, तो यानी कि ये फॉल्स है। इसको इग्नोर करो, नेक्स्ट पे जाओ। एलिफ की स्टेटमेंट में जब आया तो उसने देखा कि बी इज ग्रेटर देन ए, तो हाँ जी बी बड़ा है ए से। फिर उसने दूसरी कंडीशन पढ़ी कि बी इज ग्रेटर देन सी, तो बी सी से बड़ा नहीं है, एक कंडीशन फॉल्स होगी, तो उसने इस स्टेटमेंट को भी इग्नोर किया। और नेक्स्ट स्टेटमेंट को चेक किया एज एलिफ की स्टेटमेंट को कि सी बड़ा है ए से, तो ऑफ कोर्स बड़ा है बी ए से। और फिर दूसरी कंडीशन ये है कि सी बड़ा है बी से। ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई तो फिर ये स्टेटमेंट रन होगी हमारे पास। लेकिन अगर हम यहाँ पे और ऑपरेटर यूज करते, इधर भी आर और इधर भी आर, तो अब क्या हो रहा है? बी इज ग्रेटर देन आर। नहीं, ये तो दोनों कंडीशंस फॉल्स है ना, ए ना बी से बड़ा है और ना ही सी से बड़ा है। उसने देखा, उसने कहा कि नहीं ठीक। फिर नेक्स्ट पे गया, बी इज ग्रेटर देन ए, उसने कहा हाँ एक ही ट्रू हो गई है, तो फिर यानी कि आर में एक भी ट्रू हो जाए तो ओवरऑल वैल्यू ट्रू होती है। तो उसने ये जो इसकी स्टेटमेंट थी बी इज ग्रेटर देन आर, उसको प्रिंट करवा दिया। और नॉट ऑपरेटर का क्या काम होता है कि जो हमारे पास आंसर आ रहा है उसको इन्वर्ट कर दे। अगर वो ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दे, फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दे। वही ए और बी को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि इफ नॉट ए ग्रेटर देन बी, तो फिर ये प्रिंट करवा दो। यानी कि ए इज ग्रेटर देन बी को वो चेक करेगा तो फॉल्स है, नॉट को जब हमने उस पर ऑपरेटर यूज किया तो वो फॉल्स से ट्रू में आ जाएगा, और अगर वो ट्रू होगा तो फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। ए और बी यही वाले हैं जो इससे थोड़ी देर पहले हमने रन किए थे। आई थिंक वो लॉजिकल ऑपरेटर्स भी अब आपको समझ आ गई होगी कि कंडीशंस को किस तरह से कंपेयर करना है। 2 मिनट रह गए हमारे पास, और नेस्टेड इफ और पास्ट स्टेटमेंट है सिर्फ कंडीशंस में। किसी का क्वेश्चन है कोई? लेते हैं ये
अभी किस ले लें? ओके, मैम डिक्शनरी में जो डॉट गेट का फंक्शन था वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। कोई पार्टिसिपेंट रिवाइज करवाना चाहेगा डिक्शनरी के फंक्शंस को या मेथड को? डॉट गेट कहा है मेमोरिता ने? मैम डॉट गेट शायद इसलिए था कि अगर हम एक नया की वैल्यू पेयर ऐड कर नहीं है, अगर हम कोई जी आप करवाएं रिवाइज। मैम मेरी आवाज आ रही? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। मैम गेट फंक्शन शायद इसलिए था कि अगर हम कोई की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, यानी हम कोई ऐसी की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं जो हमारी डिक्शनरी में मौजूद नहीं है, तो वो अगर हम उसको उसके ऊपर गेट फंक्शन लगा के उसको प्रिंट करवाएंगे तो हमें एरर नहीं देगा, तो हमें वो जो हम गेट के अंदर लिखेंगे वही हमें दे देगा। यानी अच्छा, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक डिक्शनरी थी और हमने कहा कि कौन रिवाइज करवाए थे आप, यहाँ से अब करवाएं थोड़ा रिवाइज इस प्रोग्राम के थ्रू। मैम बताएं। बिल्कुल, जैसे हमने स्टेटस प्रिंट करवाई है की वैल्यू, लेकिन वो स्टेटस जो की है वो हमारी डिक्शनरी में मौजूद नहीं है। हम लोग इसका क्या लाइन का मतलब है कि हम स्टेटस की को रीच करें, और की जी मैम स्टेटस है बिल्कुल क्या यहाँ पे? नहीं। नहीं है। तो क्या होगा, वो हमें एरर दे रहा है, की एरर दे रहा है कि आपकी की यहाँ पे मौजूद नहीं है। जी मैम बिल्कुल। और अगर हमने गेट मेथड यूज कर लिया, तो मैम वो ये होगा कि अगर उसकी वैल्यू मौजूद है तो वो उसको प्रिंट कर देगा, अगर मौजूद नहीं है तो जो हम उसको वैल्यू दे रहे हैं वही वो प्रिंट कर देगा, हमें एरर नहीं देगा। तो मैम सिंपली हम उसको वैसे ही करवा दें, अपडेट कर दें तो तब भी वही काम करेगा। मैम रीता, आई डोंट नो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, अपडेट का मतलब ये है कि वो जो हम की लिखेंगे ना वो उसमें ऐड कर देगा, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं चाह रहे। हम तो सिर्फ स्कैन कर रहे हैं ना एक किस्म का, अपनी डिक्शनरी में देख रहे हैं कि वेदर वो की मौजूद है कि नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे हम नहीं मैम, एज के आगे -1 लिखा हुआ था ना, तो वो 21 दे रहा माइनस था। वन को, एक सेकेंड, -1 को ना आप अरेज कर दें। ओके, मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि उसने चेक किया गेट इनटू एज, तो उसने कहा मैंने लेके जाना है एज को, तो उसने स्कैन किया, उसे डिक्शनरी में एज मिल गया, तो उसने नेक्स्ट जो पैरामीटर लिखा हुआ है या वैल्यू लिखी है उसे छोड़ दिया। उसने सिर्फ एज को देखा और जाके उसकी वैल्यू जो थी वो पिक करके ले आया, तो क्योंकि एज में 21 स्टोर था तो उसने 21 एज अ आउटपुट दे दिया। इन केस अब हम स्टेटस लिख रहे हैं, स्टेटस इसमें मौजूद नहीं है, जब आप रन कीजिएगा प्लीज, तो अब क्या करेगा वो, हमें कोई आउटपुट नहीं देगा। बेसिकली गेट को अगर वैल्यू मिल जाए तो वो वैल्यू उठा के ले आता है, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं देता। लेकिन हमारे पास एक और इसका कह लें एट्रीब्यूट ये है कि हम कॉमा लगा के कोई भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। देखिए, अगर मैंने उसे कहा कि आप ना स्टेटस की को ले आए, अब वो नहीं आ रही, ये मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि आउटपुट में तो कुछ भी शो नहीं हो रहा ना। तो उस केस में मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि आप मुझे कोई एरर प्रिंट कर दें। एरर मतलब ये कि वहां प्रोग्राम रुकेगा नहीं, बस एक फ्लो में चलेगा और वहां एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि यहाँ मुझे ये की मिली नहीं है। गेट ओके का मैम। फंक्शन अपडेट करने के लिए नहीं है। अभी भी अगर मैं डिक्शनरी को प्रिंट करवाऊँ ना, हिजा प्लीज डिक्शनरी को प्रिंट करवाइएगा, उसमें स्टेटस जो है वो शामिल नहीं हुआ होगा। जैसे हम अपडेट को देखते थे या फिर असाइनमेंट चीज वाली चीज को देखते थे कि कोई भी हमने की का नाम लिखा, न्यू की का, एंड देन उसे इज इक्वल टू किया, कोई भी वैल्यू दी तो वो ऐड हो जाती थी। इस केस में ऐड नहीं हो रही। मैम ओके रिदा मैम। प्लीज। अच्छा मैम, इसमें ना इनको समझ आ जाएगी। 9 की जगह स्ट्रिंग लिखें की नॉट फाउंड, तो मतलब इनको थोड़ा वो याद है। जी क्लियर हो गया मैम, थैंक यू। इसको रन करें। ओके, अब रन करते हैं। तो प्रिंट तो नहीं करेगा ना? करेगा, हिजा भी है। स्टेटस नहीं था लेकिन वो उसने प्रिंट नहीं किया स्ट्रिंग को। इन नीचे वाला कमेंट करें।
यस की नॉट फाउंड। तो जो भी हम मैसेज उसे कहेंगे कि प्रिंट कर दो, तो वो उस केस में वो प्रिंट कर देगा। कहीं रिदा, भी गेट के फंक्शन में बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो प्लीज बताइएगा, सबको समझ आ गई इसकी? यस मैम क्लियर। ओके, हिजाब हमारा टाइम काफी ऊपर हो गया। हाँ जी 4 मिनट ऊपर हो गए, ठीक है। कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह